बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम इख्तलाफी नोट के साथ मैं हूँ उम्मे रुबाब ज़ैन। नाज़रीन, एहतजाज, इस्तीफ़े, असम्बलियों की तहलील की कोशिशें, साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने सब कुछ कर कर देख लिया, लेकिन अभी तक अपना जल्द इलेक्शन का मुतालबा नहीं मनवा पाए, जिससे बज़ाहिर कप्तान की सियासी हिकमत अमली काम करती हुई दिखाई नहीं दे रही। क्या साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान के पास अब भी कोई सियासी कार्ड बाकी है जिसे वो खेल सकते हैं, या फिर जज्बाती फैसले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बंद गली में ले आई है? अपने पैनल से हम जानेंगे कि मौजूदा हालात में काफ लीग का जो तर्ज सियासत जारहाना है, उसे देखते हुए तहरीक इंसाफ क्या काफ लीग के साथ कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करेगी? पीडीएम जो चाहती है पंजाब में हासिल करना, क्या पंजाब की हुकूमत हासिल कर पाएगी? ये नंबर्स की गेम क्या है, ये जोड़ तोड़ कैसा होगा, और फिर इस हवाले से कानून क्या कहता है, इस पर भी अपने पैनलिस्ट की राय लेंगे। तो जमहूरी निज़ाम जो है वो बज़ाहिर लंगड़ा लूड़ा जैसा भी है वो चल तो रहा है, लेकिन क्या अवाम के मसाइल भी हल हो रहे हैं या नहीं? आज कायद का यौम पैदाइश भी है। सभी सियासी जमातें कायद के अहकामात पर अमल पैरा होने का कहती हैं, ये यकीन दहानी भी आवाम को कराती हैं, लेकिन क्या ऐसा कर भी रही हैं या नहीं, ये जानने की कोशिश करेंगे। साद रसूल साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हसन रज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम इन सारे मामलात पर जो हैं वो राय जानेंगे। असम्बलियों की तहलील के हवाले से हुकूमत के क्या ख्यालात हैं, हुकूमत क्या सोच रही है? साद रफ़ीक ने आज मीडिया से बातचीत की है, वो क्या कह रहे हैं अपने नाज़रीन को दिखाते हैं। तो आपने देखा कि साद रफ़ीक साहब तो यही कह रहे हैं कि असम्बलियाँ टूटने के लिए नहीं होती, काम के लिए होती हैं। तहरीक इंसाफ को भी वो काम करने का मशवरा दे रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ का ये कहना है कि असम्बलियाँ एक न एक दिन तो टूटनी ही हैं। फवाद चौधरी साहब क्या कह रहे हैं आपको दिखाते। साद रसूल साहब, आपकी जानिब बातें, फवाद चौधरी की बात आपने सुनी। पंजाब हुकूमत तैयार है एतमाद का वोट लेने के लिए। नंबर्स के हवाले से भी उन्होंने बताया कि नंबर्स भी उनके पूरे हैं, लेकिन इस हवाले से कानून क्या कहता है? क्योंकि दो बातें चल रही हैं कि जब वज़ीर आला का इंतखाब होता है तो जो है कुल जो अरकान होते हैं उन जितनी उनकी रुकनीत होती है उस लिहाज से फैसला किया जाता है, इस तरह से काउंटिंग होती है। एक और बात चल रही है कि जब गवर्नर कह दे एतमाद का वोट लेना है वज़ीर आला ने, तो उस वक्त जो सिंपल मेजॉरिटी ऐवान में मौजूद होती है उस पर फैसला होता है। अब ये जो कानूनी नुक्ता है ये आप वाज़े कर दीजिएगा कि आर्टिकल 137 कहता क्या है? देखिए जी, आर्टिकल 130 सब क्लॉज 7 जो है वो बड़ा वाज़े है इस बात में कि जब गवर्नर ये कहेगा कि मेरे ख्याल में किसी भी चीफ मिनिस्टर के पास नहीं है पावर या नहीं है मेजॉरिटी, तो वो उसको वोट लेने का कह सकता है। इसके अंदर तो कोई दो राय नहीं। ये जो बात है कि वोटिंग के अंदर मेजॉरिटी क्या होगी, ये इफ़ेक्टिवली वही प्रोसीजर मेरे फहम के मुताबिक चलेगा जो कि इलेक्शन ऑफ चीफ मिनिस्टर के अंदर प्रोसीजर चलता है। यानी कि ये नहीं कि जितने लोग मौजूद हैं उनके अंदर से सिंपल मेजॉरिटी हो, क्योंकि ये तो बड़ी अजीब सी बात होगी कि कोरम लेट्स से कि प्रोविंशियल असेंबली का 1/4 के ऊपर पूरा हो जाता है और कोई 51 मेंबरान या 100 मेंबरान टोटल पंजाब असेंबली के अंदर बैठे होते हैं किसी भी वजह से, तो क्या अगर उसमें से 50 लोग किसी के हक में वोट कर दें तो क्या वो चीफ मिनिस्टर बन जाएगा उस सूबे का जिसकी वैसे प्रोविंशियल असेंबली 300 से ज़्यादा मेंबरान की है? तो ये बड़ा मुश्किल है। इसके लिए सिंपल मेजॉरिटी ऑफ द टोटल हाउस लेनी पड़ेगी, जो कि किसी भी चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन के अंदर एटलीस्ट फर्स्ट राउंड जो इलेक्शन का होता है, जब तक कैंडिडेट्स को मजीद प्रोसीजर के थ्रू शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाता, तो सिंपल मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप लेनी पड़ती है। अच्छा। मेरा ख्याल में यहाँ पे भी उनको 186 बंदे पूरे करने पड़ेंगे। अच्छा। लेकिन सवाल यहाँ से आगे का है। देखिए, हम पिछले कम अज़ कम 6-7 महीने से आर्टिकल 63A जो कि ये डिफेक्शन का आर्टिकल है, उसके बाद आर्टिकल 130 सब क्लॉज 7 जो कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का आर्टिकल है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के आर्टिकल्स, असेंबली डिसॉल्व करने के आर्टिकल्स, हम इन तमाम चीज़ों के ऊपर आइन में बहस कर भी रहे हैं। ये मैटर्स 3 दफ़ा सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं, को मेरा ख्याल है 6 या 7 दफ़ा मुख्तलिफ केसेस के अंदर ये बातें लाहौर हाई कोर्ट जा चुकी हैं।
ये जो आईनी रस्साकशी है अनफॉर्चुनेटली ये तो चलती रहेगी। ये तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ का भी राइट है कि वो अपने मौक़िफ़ को अदालत के सामने लेके जाएं, हर इंडिविजुअल का भी राइट है कि अपने सामने लेके जाएं। लेकिन असल सवाल ये है कि इसमें से निकलेगा क्या, इसमें से निकल क्या रहा है। देखिए, इस वक्त पंजाब के अंदर और सारे पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे लोगों को ये पता है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, अभी नहीं तो अक्टूबर में किसी ना किसी वक्त एक इलेक्शन कॉल करने पड़ने हैं जिसमें इस हुकूमत को दो में से एक काम दिखाना पड़ेगा। या दिखाना पड़ेगा कि हमारी परफॉर्मेंस इतनी ज़बरदस्त है कि हमने पिछले 6-8 महीने में, साल में इतने ज़बरदस्त काम किए कि आप हमारे लिए वापस वोट कर दें। ये तो ना हुकूमत की प्रेफरेंस लग रही है, ना हुकूमत इस बात पे काम कर रही है, ना ही इसकी कोई पॉसिबिलिटी, कोई चांस नज़र आ रहा है कि अगले 6 महीने में कोई इस तरह का वो मोजा दिखा दें। अल्लाह करे कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए मोजा दिखाएं, लेकिन लगता नहीं। जो दूसरा इसके साथ ही साथ मसला है वो ये है कि हमने देखा, और आप अभी हम शॉट चला सकते हैं, आसिफ साहब हमारे प्रोड्यूसर अगर चाहें, कि एक लिस्ट है बयानात की जो नून लीग की तरफ से पाकिस्तान मरियम नवाज साहिबा ने भी बयान दिया, राना सनाउल्लाह साहब ने, शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने, साद रफीक साहब ने, सब लोगों ने, कि अगर पीटीआई चाहती है कि इलेक्शन कर दें, जनरल इलेक्शंस करा दें, तो आप असेंबलीज डिसॉल्व कर दें। ये बात बहुत अरसे से, जब से मरियम नवाज साहिबा पाकिस्तान में थी और अभी बाहर नहीं गई थी, उस वक़्त से वो ये बात करती आई कि पीटीआई अगर वाकई सीरियस है, चाहती है कि इलेक्शंस हो जाएं, जनरल इलेक्शंस हो जाएं, तो वो केपीके और पंजाब असेंबली को डिसॉल्व कर दे। अब जब पीटीआई कहती है कि हम डिसॉल्व कर रहे हैं, तो आप हर किस्म के हर किस्म के बहाने और अटकेले दरमियान में अड़ा रहे हैं। उस वक्त भी आप ये कह रहे थे कि नहीं नहीं, हम तो जमहूरियत के साथ हैं, हम तो अवाम के साथ हैं, कर दो ना डिसॉल्व असेंबली, आ जाओ मैदान में, देख लेते हैं, मैदान में मुकाबला होगा, अवाम के सामने मुकाबला होगा। अब आप कह रहे हैं कि असेंबलियां टूटने के लिए नहीं बनती। अच्छा, अगर असेंबलियां, साद रफीक साहब, वैसे अगर असेंबलियां टूटने के लिए नहीं बनती तो 1990 की दिहाई में जो आपने 3-4 दफ़ा असेंबलियां गिराई, वो क्यों गिरवाई? जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने गिराई थी। जब लॉयर्स मूवमेंट के अंदर आप हुकूमत गिराने के लिए गए थे तो इफेक्टिवली असेंबलियां डिसॉल्व करने के लिए गए थे। जो इमरान खान साहब के टाइम पीरियड के अंदर पिछले 3-1 साल के अंदर आप कहते रहे हम इस असेंबली को मानते नहीं, ये इलेक्शन ठीक नहीं था, आप चाहते थे कि जनरल इलेक्शंस कॉल हो। मरियम नवाज साहिबा ने इतनी लंबी कैंपेन की कि जनरल इलेक्शंस कॉल हो। उस वक्त असेंबलियां टूटने के लिए बन रही थी। अब जब कि आपकी हुकूमत आ गई तो असेंबलियां टूटने के लिए नहीं बनती। भाई, आवाम को इतना बेवकूफ ना समझिए। जरूर हम चाहते हैं कि नून लीग और दीगर पॉलिटिकल पार्टीज कुछ सबक सीखें, लेकिन ये सबक इसको नहीं कह सकते, इसको मुनाफिकत कह सकते हैं कि अवाम इतने बेवकूफ अब नहीं है। अवाम को समझ आती है बात। आप मेहरबानी करके, सियासतदानों से मेरी बसद एहतराम गुजारिश है कि मेहरबानी करके आप इसमें अवाम को बेवकूफ नहीं बना रहे, अवाम की नजरों में सिर्फ अपने आप को बेवकूफ बना रहे हैं, और ये अपने ऊपर ना करें इस तरह का तशद्दुद। ठीक है, आपके जाने बातें हसन रजा, जिस तरह के साद रसूल साहब ने भी सवाल किया कि पहले जब इमरान खान साहब ने कहा था कि असम्बलियां तोड़ूंगा और उसमें ताखीर हो रही थी, तो ये हुकूमत की जानिब से, खासतौर पर मुस्लिम लीग नून की जानिब से बार बार ये सवाल किया जा रहा था कि जनाब, आपने अगर तोड़नी है असम्बलियां तो आप तोड़ क्यों नहीं देते। और ये भी उनकी जानिब से कहा जाता रहा कि कभी भी साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान इसका रिस्क नहीं लेंगे। वो तो रिस्क लेने के लिए तैयार थे। बीच में जो रुकावट बनी वो मुस्लिम लीग नून बनी, अदम एतमाद की तहरीक की बात लेकर आ गई वो। तो नून लीग इस वक्त चाहती क्या है, उनकी प्लानिंग क्या है? साद रफीक साहब जैसा कि बात कर रहे हैं कि असम्बलियां टूटने के लिए नहीं बनती, तो वो वाकई में चाहती है कि असम्बलियां ना टूटें और तहरीक इंसाफ भी जो है, जिन सूबों में उनकी हुकूमत है, वो मुद्दत पूरी करे? देखिए, उस टाइम सिचुएशन और थी। उस वक्त जो वो समझ रहे थे कि मुस्लिम लीग नून का पलड़ा भारी होगा अगर वो इंतखाबात में जाएंगे, और अब उनको ये अंदाज़ा हो गया कि अब वो अगर 6-7-8 महीने बाद उनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है बल्कि माइनस में चली गई, जो उनकी पॉपुलैरिटी का वो समझते थे कि वो ग्राफ है तो वो भी ख़त्म होता दिखाई दिया। तो अब वो उस धचके से जो है वो मज़ीद जो है वो डर चुके हैं कि अवाम की अदालत में जाने से। और दूसरा, जो अभी आपने इंट्रोडक्शन में एक जो है वो बात की जो इंतहाई अहम है कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का जो है आज यौम पैदाइश है। ये देखिए, कायदे आज़म ने मुमलकत खुदादाद की बुनियाद 3 असूलों पर रखी थी। नंबर 1, ईमान, इत्तेहाद और तंजीम। हमें ना तो कहीं पर ईमान, इत्तेहाद और तंजीम की सिचुएशन जब से कायदे आज़म ने मुमलकत खुदादाद की बुनियाद रखी,
उसके बाद से आज तक कब कब हमने देखा कि सियासतदान ने इन तीनों असूलों की धज्जियां उड़ाएंगी और मुल्क को बालाए ताक रखते हुए अपने ज़ाती मकासद, अनाद, फितने, अनाव, ज़ातियात, इन चीज़ों को मद्देनज़र रखा, इनको फहरिस्त पे रखा जी। कुर्सियों को जो है वो फहरिस्त पे रखा। दूसरे नंबर पर वो गए हैं मुल्क के लिए, अवाम के सामने झूठों का पंडोरा बॉक्स खोला गया। हमें इत्तेहाद कहाँ पे नज़र आया, हमें ईमान कहाँ पर नज़र आया, हमें तंजीम इनमें कहाँ पर नज़र आई। देखिए पाकिस्तान एक अजीम मुल्क है। हसन साहब, इतना इत्तेहाद था, इतना इत्तेहाद था, बात पूरी होने दें। नैब के करप्शन, आप नैब इस के चीजों को करप्शन माफ देखेंगे। कराने में, मैं आपको एक जो चीज मैं आपके सामने गोशगुजार नैब के कर रहा हूं, करप्शन माफ कराने में कितना इत्तेहाद था, इतना देखिए आपको मैं सब आपको बताऊंगा। देखिए साथ सुन लेना क्या जिस कहना चाह रहे हैं बुनियाद हसन। पर मुल्क का जो है वो इत्तेहाद की बात की गई थी, हमारे यहाँ इत्तेहाद सब कहाँ हुआ, ये मैं अर्ज करने लगा हूं। इत्तेहाद हुआ, परसेंटेज कितनी मिलेगी, कंसल्टेशन किस कंपनी को मिलेगी और उसके जो है वो असर सुख चलाने वाले किसके रिश्तेदार होंगे, अगर अब ठेकेदारों इत्तेहाद में होता है हमें तो। कितना इत्तेहाद हमें देखने को मिला। हमें परसेंटेज के साथ साथ हमें अपने केसेस खत्म कराने, करप्शन करने, मुबैना तौर पर और ऐसे लूट मार करने, फसादात बर्पा करने, अवाम को तकसीम करने में कितना हमने जो है इत्तेहाद देखा। जितने भी सियासतदान आए हैं जब से पाकिस्तान बना, आप देखिए चंद सालों बाद तो जो है हमने असेंबलियां तोड़ने की बात शुरू कर दी थी। जितने भी सियासतदान आए हैं, हर दौर में तारीख बताती है। इमरान खान साहब को आप गिन रहे हैं इन सियासतदानों देखिए में? इमरान खान साहब में भी यही सिचुएशन है। उनकी जमात थी, जब वो इक्तदार में थे तो उस वक्त भी इत्तेहाद को यकीनी नहीं बनाया गया। उनको चाहिए था कि कहीं ना कहीं तो इत्तेहाद को यकीनी बनाया जाता। मुल्क की मईशत की सालमियत, मुल्क की मईशत की बेहतरी के लिए, मुल्क की सालमियत के लिए कहीं ना कहीं जो है वो इत्तेहाद होना जरूरी था। लेकिन हमने ये देखा, हमने माजी में भी इत्तेहाद को यकीनी नहीं बनाया और आज भी हम इत्तेहाद को यकीनी नहीं बनाते और हमारे मकसद सिर्फ जो है वो लूटमार, फसादात, अवाम को तकसीम करना, अदारों पे जो है वो गलत और बेबुनियाद मनगढ़ंत इल्जामात लगाना, मुल्क को इस दहारे पर पहुंचा देना कि अवाम को पीछे जाने का कोई मकसद नजर ना आए। हसन, आप बात इत्तेहाद की कर रहे हैं, लेकिन इमरान खान साहब तो इस इत्तेहाद को NRO 1 NRO 2 कहते हैं, तो फिर इस तरह से दीगर सियासी जमातें किस तरह से आप उनके साथ देखिए कि जब मिलेंगी? मैं वो बात नहीं करना चाह रहा, आप माजी से उठा के देखिए, MRD जब बनी थी तो क्या हुआ, PDM बनी तो क्या हुआ, खान साहब भी पहले किस किन जमातों का जो है वो हिस्सा बने रहे, क्यों वो इलेक्शन का बाइकआउट करते रहे, क्यों जो है वो नवाज शरीफ साहब के साथ एक मौके पर वो बैठने को तैयार हो गए थे। बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। लेकिन मैं ये समझता हूं कि इस वक्त हमें माजी की मसालों, माजी के तजर्बात से सीखना चाहिए और आज के दिन कम अज कम हमें जो है वो मईशत को बेहतरी बनाने के लिए, मुल्क को पॉजिटिव सिचुएशन पर लाने के लिए इत्तेहाद की तरफ जो है वो हाथ बढ़ाना चाहिए। चाहे उसमें पाकिस्तान तरीके इंसाफ हो, चाहे मुस्लिम लीग नून हो, चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, करप्शन केसेस सबने लूटमार की है। हर दौर में बेशुमार एग्जांपल्स आई हैं। किसी ने जो है वो मुल्क को माफ नहीं किया, किसी ने अवाम को, गरीबों को उनके टैक्सेस से जो है वो डाका डालने में कसर नहीं छोड़ी। बेशुमार केसेस हैं। माजी की तारीख उठा के देखें, मेरे पास बेशुमार फाइलें मौजूद हैं। जिस फाइल को खोलता हूं उसमें एक नई करप्शन की दास्तान नजर आती है। जिस सूबे की करप्शन की फाइल खोलता हूं वहां पे एक नई करप्शन की दास्तान रकम होती दिखाई देती है। हमें इस वक्त जो है मुल्क के लिए सोचना होगा। कम अज कम आज के दिन, खासतौर पे आप देखिए आज के दिन बड़े बड़े बयानात हुए। गवर्नर पंजाब का बयान आया, वजीर आजम का बयान आया, सदर मुमलकत के बयान आए, बड़े बड़े दावे ऐलानात किए गए। किसको बुनियाद बना के? कायद को, कि कायद का ये नजरिया था। लेकिन मुझे शर्म आती है उनके ये बयानात पर के क्या उनको आज ये नहीं चाहिए था कि मुल्क के लिए वो इकट्ठे होते, हाथ बढ़ाते और ये कहते कि हम आज के बाद अपनी माजी की गलतियों को जो है वो नजरअंदाज करते हैं और हमें आगे मुतहिद होकर चलना चाहिए। नजरअंदाज करने के से ज्यादा हसन, इन सियासतदानों को माजी की गलतियों से सीखने की ज्यादा नहीं जरूरत सीखेंगे है। तो फिर ठीक है, फिर जो हालात बनते जा साद रहे हैं। रसूल साहब, आपकी जानिब आएंगे। वही बात कि आज कायद का यौम पैदाइश हम मना रहे हैं और सभी सियासतदान जो हैं जो ये दावा करते हैं कि उनके नक्शे कदम पर अमल पैरा है, उनके निकात पर अमल पैरा है और उसी को फॉलो करके चल रहे हैं,
तो आप समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो या इस मुल्क की बाकी दीगर सियासी जमातें, काफ लीग, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और जितनी भी दीगर जमातें हैं, वो जो कायद के अहकामात उनकी असल रूह के मुताबिक जो है वो आवाम की खिदमत कर रहे हैं, वो लोग ये सियासत कर रहे हैं? देखिए, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह के साथ एक ही जुमले में इनका नाम लेना मेरा ख्याल है बड़ी ज़्यादती है बाकी पॉलिटिशियंस का। इनका क्या मुकाबला। इकबाल कहता है कि परवाज़ है दोनों की इसी एक फ़िज़ा में, करगिस का जहां और है शाहीन का जहां और। तो शाहीन जैसे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह जैसे लोगों का इन जैसे करगिसों से क्या मुकाबला। लेकिन मैं गुजारिश करूं कि मैं हसन रज़ा साहब की बात से इत्तफाक नहीं करता, बसद एहतराम। ऐसे नहीं है कि पाकिस्तान के सियासतदानों ने पिछले 70 साल के अंदर इत्तेहाद नहीं देखा या इत्तेहाद नहीं किया। मेरा ख्याल है कि उनको बिल्कुल कायद आज़म का मैसेज बड़ा अच्छी तरह समझ आया और उन्होंने इत्तेहाद किया, आपस में इकट्ठे और मिल बैठ के चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी कर लिया, जिसके के अंदर तमाम चीज़ें पिछली माफ़ कर दी और आगे की कहानी का तयन कर लिया। इन्होंने आपस में इत्तेहाद किया, सबकी मर्ज़ी से NRO हुआ। इन्होंने आपस में इत्तेहाद किया, सबकी मर्ज़ी से इन्होंने 18वीं तरमीम पास की। इन्होंने आपस में इत्तेहाद किया, सबकी मर्ज़ी से मिल बैठ के सूबाई रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट किया कि NFC का वार्ड सिंध कितना लेगा, पंजाब कितना लेगा। इन्होंने इत्तेहाद किया आपस में, सब लोगों ने मिल बैठ के और 2017 का इलेक्शन का कानून पास करवाया, जिसके अंदर से ये रिक्वायरमेंट ख़त्म कर दी कि इलेक्शन के हमारे मेंबरान असेंबली को अपने असासा जात और गोशवारे डिक्लेयर करने पड़ेंगे। इन्होंने इत्तेहाद किया और कानून साजी की इस बात पे कि हमारे मुकदमे नहीं सुने जाएंगे। इन्होंने इत्तेहाद किया और कानून साजी की इस बात के ऊपर कि मुकदमे सुने भी जाएंगे, हम जेलों के अंदर भी होंगे तो हमें बेलें दे दी जाएंगी। इत्तेहाद किया नैब के अंदर, तरमीम की कि अगर हम सज़ा याफ्ता भी होंगे तो जब तक सुप्रीम कोर्ट से अपील डिसमिस नहीं होगी उस वक्त तक हम इलेक्शन लड़ सकते हैं। ये लॉ मिनिस्ट्री के और दीगर लोगों के ये इत्तेहाद का नतीजा है। तो मैं जहाँ पे इस बात से तो ऑब्वियसली पाकिस्तान में कोई डिनाई नहीं कर सकता कि कायद आज़म की एग्जाम्पल तो दूर, कायद आज़म का नाम पूरी तरह लेने के काबिल नहीं है हमारे बहुत से सियासतदान। लेकिन मैं इस बात से हसन रज़ा की इत्तफाक नहीं करता कि उन्होंने कायद आज़म के इत्तेहाद ईमान तंजीम में इत्तेहाद को कहीं पसे पर्दा छोड़ा। जहाँ जहाँ पे भी उनके अपने पर्सनल सियासी मफादात कहीं पे ज़ेर गौर थे तो इतना इत्तेहाद दिखाया कि तकरीबन तारीख शर्मा गई कि किस इत्तेहाद के साथ आपने इलेक्शन एक्ट पास करवाया, किस इत्तेहाद के साथ आपने 18वीं तरमीम पास की, किस इत्तेहाद के साथ आपने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया। अगर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह होते तो मेरा ख्याल है वो भी इनको शाबाश देते कि वाह क्या इत्तेहाद के ऊपर आप लोग कायम रहे हैं। और किस इत्तेहाद पर MKM के साथ हाथ मिलाया, किस इत्तेहाद पर शुगर माफिया के साथ जो है वो कई इंक्वायरियां खोली गई, बंद किया गया, किस इत्तेहाद के तहत शुगर माफिया के साथ साथ गंदम स्कैंडल भी सामने आया, दुरुस्त बात, किस इत्तेहाद के साथ करप्शन केसेस ये सारे इत्तेहाद पॉलिटिशियंस को मंजूर है। एक के खिलाफ केसेस को जो है वो साबित करने में नाकाम रहे। लेकिन मैं खबर साद रसूल साहब आपको आज ये देना मैं बताता हूं हसन साहब, एक खबर ले लें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से एक बड़ा फैसला ये किया है कि जितने केसेस PDM हुकूमत के खत्म हो रहे हैं, जिसमें मरियम नवाज शरीफ का इवन फेल वाला फैसला आया, शहबाज शरीफ का फैसला आया, हमजा शहबाज शरीफ का फैसला आया और दीगर फैसले खास तौर पे शरीफों के, अब वो केसेस को चैलेंज करने का फैसला किया है। एक बार फिर से अदालती जंग का आगाज, और यहां से अदालती जंग का आगाज होगा। और इसके साथ साथ ये भी उन्होंने फैसला किया है कि वो जुल्करनैन जो प्रोसिक्यूटर थे, सादसू साहब जानते होंगे, जिनको अचानक कहा गया कि आप आज केस नहीं लड़ सकते, वो याद है ना सादसू साहब, कि अचानक बताया गया, फोन आ गया कि वो फिर FIA केस से साइड पर हो गए, उनको इन्होंने एज ए वकील हायर किया है। और इसकी तस्दीक फवाद चौधरी साहब ने की है कि हमने जुल्करनैन को जो है वो हायर कर लिया है, जुल्करनैन साहब के थ्रू जो है हम अदालत जाएंगे और तमाम केसेस के हवाले से हमारे पास सबूत है। और अगर ये केस अदालतों में जाते हैं तो फिर हम ये कह सकते हैं कि PTI अपनी पोजीशन पे स्ट्रॉन्ग खड़ी दिखाई देती है। तो पहले भी थे, फिर क्या हुआ? सादरसूल साहब, यही तो मैं सादरसूल साहब से सवाल करता रहा हूं कि जब सबूत हुए, सारा कुछ हुए, तो इंसाफ पर फिर क्यों सवालात उठते हैं? साहब से पूछ लेते हैं। साहब अब कह रहे हैं कि सबूत है, पहले भी सबूत लहराए जाते थे, तो फिर क्या बना कि तब सबूत नहीं अदालत में पेश किए गए? देखिए, हमारा अदालत के सिस्टम के ऊपर और हमारे
जुडिशल प्रोसेस के ऊपर मैं बड़ी केयरफुली बात करना चाहता हूँ, लेकिन ज़रा इससे पहले जो हसन साहब ने बात की, ज़रा इसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाऊँ। हसन साहब ने कहा कि मुकदमात बने बड़े इत्तेफाक के साथ और फिर उनमें से कुछ नहीं निकला। अब ये बात दुरुस्त है, मुकदमात बने, आपको पता होना चाहिए इस केस मुल्क के अंदर आसिफ अली जरदारी साहब के ऊपर, शर्जील मेमन साहब के ऊपर और दीगर इस तरह के लोगों के ऊपर कोई इस वक्त कन्विक्शन नहीं है करप्शन की। उसकी एक वजह है, उसकी वजह यह है कि पीपल्स पार्टी के तमाम लोगों के ऊपर कोई करप्शन की कन्विक्शन नहीं है, एलिगेशंस हैं, FIR हैं, लेकिन वो तो जैसे कि आप जानते हैं इस मुल्क के अंदर अब्दुल सत्तार ईदी के ऊपर चोरी की FIR कट गई थी। तो FIR है तो एक तरफ छोड़ दें, जो एक्चुअल अदालत का प्रोसेस है जिसके बाद किसी को सज़ा दी जाती है, एक नवाज शरीफ साहब के अलावा, जिनकी कि मेरा ख्याल है कि अब ख़त्म हो जाएगी जिस तरह प्रोसेस चल रहा है, बाकी तो किसी सियासतदान, किसी मेजर सियासतदान की कोई कन्विक्शन नहीं है। तो इससे क्या नतीजा हासिल किया जाए? क्या इससे ये नतीजा हासिल किया जाए कि इसका मतलब है क्योंकि किसी मेजर पॉलिटिशियन की कोई करप्शन की कन्विक्शन नहीं है, क्या इसका मतलब है कि पाकिस्तान में करप्शन नहीं हुई पिछले 70 साल में? क्या हम ये समझें कि पिछले 50 साल के अंदर से जितना पीरियड पीपल्स पार्टी ने गुजारा, जितना नून लीग ने गुजारा, और उनमें से किसी प्राइम मिनिस्टर, किसी फेडरल मिनिस्टर की, किसी नोटेबल शख्स की मेजर कोई करप्शन की कन्विक्शन नहीं हुई? क्या इसका ये नतीजा समझें की रिपोर्ट्स तो तहरीक इंसाफ के दौर में भी आई और कहा गया कि रिकॉर्ड करप्शन हुई? तमाम पॉलिटिशियंस, तमाम पॉलिटिशियंस, लेकिन मैं ज्यादा पीरियड इसलिए, मैं नून लीग पीपल्स पार्टी की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि उनके गवर्नेंस के पीरियड्स पिछले 30 साल से हैं, PTI का पिछले 3 साल से है, तो हम सबकी बात कर लें। क्योंकि कन्विक्शंस नहीं हो रही तो क्या इसका ये मतलब है, क्योंकि सजाएं नहीं मिल रही तो इसका क्या मतलब है कि करप्शन नहीं हुई? या बसद एहतराम मैं अपने अदालतों के लिए सवाल छोड़े जाता हूं कि या इसका मतलब है कि हमारी अदालतों का निज़ाम अब पाकिस्तान के चोरों को करप्ट करने के काबिल नहीं है? इसमें से जो भी दो जवाब हैं कि या पाकिस्तान में कभी करप्शन हुई नहीं या हम करप्शन को कन्विक्ट करने के काबिल नहीं है, जो भी जवाब पसंद हो हसन रजा साहब को, मुझे वो कबूल है। ठीक है जी, हसन रजा आपके सामने सादिर सुल साहब ने सवाल रखे। हसन रजा साहब, ब्रेक से वापस आते हैं तो सादिर सुल साहब के इन्हीं सवालों का जवाब जानेंगे आपसे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। दोनों जानिब से सियासी खेल जो है वो भरपूर खेला जा रहा है, हुकूमत हो या फिर अपोजिशन। हुकूमत भी कह रही है कि जनाब तहरीक इंसाफ ने जो फैसला करना है कर ले, हम हर तरह की सिचुएशन को फेस करने के लिए तैयार हैं। दूसरे जानिब तहरीक इंसाफ हसन वो भी भरपूर तैयार है, और इमरान खान साहब कहते हैं कि जनाब हर बॉल जो है वो खेलने वाली नहीं होती। लेकिन आप समझते हैं कि इमरान खान साहब इस बॉल को खेल नहीं रहे या खेल पा नहीं रहे, क्योंकि हुकूमत ऐसा कह रही है कि इमरान खान साहब तो अभी कच्चे खिलाड़ी हैं? देखिए, इमरान खान साहब ने जिस सवाल का जवाब दिया है कि हर बाल खेली नहीं जाती, वो असल में वो बाल से मुतल्लिक सवाल ये किया गया कि खान साहब ये फरमाएं कि काफ लीग मुस्तकबिल में आपके साथ चलेगी। अच्छा। और आपको किस हद तक यकीन है कि वो आपके साथ चलेगी? आज 10 सीटें लेके आप कहते हैं, लीडर्स कहते हैं वो ब्लैकमेल कर रही है, आइंदा जाके वो 20, 25, 45 सीटों की डिमांड कर रही है। तो उन्होंने मुस्कुराते हुए पहले तो खामोश हो गए, फिर उन्होंने को बात की, उन्होंने कहा ये ऑफ द रिकॉर्ड है, ये निकाल दो। फिर उन्होंने ये बात कही कि जो है 6 बालों में से हर बाल खेलने वाली नहीं भी होती। और मैं आपको एक चीज बताऊं कि मुस्लिम लीग नून क्या सोच रही है और क्या प्लानिंग की है PDM ने मिलके जी, और रहनुमाई भी लेके जहां से लेनी चाहिए, जल्दी बता दीजिए। और PTI क्या सोच रही है? मुस्लिम लीग नून ने यह तैयारी कर रखी है कि 16 जनवरी तक पंजाब में तब्दीली लाई जाए, और पंजाब में तब्दीली लाके हमजा शहबाज शरीफ साहब जो नाराज होकर अमेरिका चले गए थे, उनको गारंटी दी है नवाज शरीफ साहब ने कि आप वापिस आए, अब आप आएंगे, तमाम जमातें, तमाम जो है वो इत्तेहाद आपको सपोर्ट करेंगे। पहले उनको सपोर्ट नहीं किया गया अच्छा। था। और यह फैसला किया गया है, मुस्लिम लीग नून के जुम्मेदारान ने तस्दीक करते हुए बताया कि 16 जनवरी तक कोशिश कर रहे हैं कि हमजा शहबाज वजीर आला पंजाब हो, और उससे पहले मामलात अपने तय तब्दील करते हैं। और दूसरी जानिब क्या फैसला हुआ? दूसरी जानिब ये फैसले, अच्छा, पीपल्स पार्टी ने स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का जो है वो जिम्मेदारी उठाई है ऐवान में बंदे पूरे करने की।
कि वहां पे गायब हों या ठीक जो है। भी मामलात बने, अपने और उन्होंने वज़ीर आला की। अपने जो है वो जिम्मेदारी ठीक उठाई है, है। और तो- ये भी इम्कान है कि पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान और जनूबी पंजाब में पांव तहरीक जमाए इंसाफ ताकि क्या आगे करने जा सिचुएशन रही है, बने। जल्दी से बता दें, सादर सुल्तान साहब की तहरीक जानिब जाना इंसाफ है। की ये सिचुएशन बनती दिखाई दे रही है कि खान साहब के पास 2 पत्ते, 2 कार्ड, 2 सरप्राइज अभी भी हैं, अच्छा। जो वो मौके पर खेल सकते हैं, जिसके लिए मुशावरत जारी है कि अगर ऐसा हो हाँ, तो हम क्या जो है वो सरप्राइज दे सकते हैं, जिस पर मुशावरत जारी है वज़ीर आला पंजाब के साथ। सही। सादर रसूल साहब, आने वाले वक्त पर प्रिडिक्शन तो नहीं की जा सकती कि क्या होगा, कौन वजीर आला बनेगा, लेकिन ये सूरत हाल देखकर और हसन की ये खबरें सुन के दोनों जानिब जिस तरह से आपको भरपूर तैयारी नजर आ रही है करते हुए दोनों जमातें, क्या होने जा रहे हैं आने वाले वक्त में या अगले चंद दिनों में पंजाब में? आप परवेज इलाही को ही देख रहे हैं वजीर आला या फिर नून लीग की ख्वाहिश पूरी हो जाएगी? मेरा नहीं ख्याल कि परवेज इलाही साहब को निकालने के नंबर्स नून लीग के पास हैं, लेकिन ये जो बात की हसन साहब ने, हम बड़े अच्छे तरीके से हमने इसको क्रॉस कर लिया। ज़रा हम अगर वापस जा सकें कि हमजा शहबाज साहब वजीर आला हैं तो पंजाब में हैं, नाराज हैं तो अमेरिका में हैं। देखें कि मतलब वो नाराज हो गए, वो अमेरिका चले गए, वो कह रहे हैं एक सेकंड हसन साहब, हसन साहब गुजारिश, गुजारिश तो सुन ले। ओ मैं भी जी साहब, हसन साहब मैं भी नाराज हूँ थोड़ा सा, मैं भी जाना चाहता हूँ कि अमेरिका मुझे भेज दे, और मैं मानूंगा सिर्फ तब जब मुझे वापस लाके चीफ मिनिस्टर पंजाब बना देंगे। यार मैं भी थोड़ा सा नाराज हूँ, आप भी थोड़ा सा नाराज हो जाएं कि आपकी भी प्लेटलेट्स थोड़ी सी डाउन है, आपकी प्लेटलेट्स ठीक होंगी तब होंगी, और आपका मूड तब ठीक होगा जब आपको वजीर आज़म पाकिस्तान बना देंगे। और भाई ये को बात है करने वाली कि एक शख्स एक लम्हा वजीर आला पंजाब है, और उसको कहा कि जी आपकी सपोर्ट पूरी नहीं थी, वो बंदे हमने इकट्ठे किए, वो पैसे पूरे नहीं पड़े, वो जरदारी साहब कामयाब नहीं हो सके, आपकी सपोर्ट कम होगी, अदालत गए, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया, 63A की जजमेंट आ गई। अब वो नाराज हो गया कि सुप्रीम कोर्ट ने मेरे खिलाफ फैसला कर दिया तो मैं अमेरिका जा रहा हूं, और मैं मानूंगा तब, नवाज शरीफ साहब मुझे फोन करें, मनाएं, मैं वापस तब आऊंगा जब मुझे गारंटी की जाएगी कि वापस आके सिर्फ मैं 1800 केनाल के घर में नहीं रहूंगा, मुझे वजीर आला बना दिया जाएगा, फिर मैं वापस आऊंगा, वरना मैं सिर्फ अमेरिका में पार्टी करूंगा। तो हसन साहब इस तरह की डील एक हमें भी ले दें यार, एक अपने लिए भी ले दें, बाकी पाकिस्तानियों को भी एक इस तरह की अरेंजमेंट करवा दें कि हम नाराज हो जाएंगे अगर वजीर आला नहीं बनाएंगे, और जितने नाराज रहेंगे अमेरिका में रहेंगे। लेकिन साहब मुकाबला सख्त है, वो भी जोड़ तोड़ और दूसरी तरफ भी जोड़ तोड़, जो बेहतर जोड़ तोड़ कर गया उसका जो है, इसको जमहूरियत नहीं कहते हसन साहब, इसको जमहूरियत पे डाका कहते हैं। आप कहां इसे जमहूरियत नहीं कहते, इसे जमहूरियत पे डाका कहते हैं। जमहूर की तरफ जाने को तैयार नहीं है, मुल्क का बेड़ा गर्क करते जा रहे हैं। ठीक है, अपनी अपनी अल्फाज में इसकी तशरीह कर देंगी दोनों जमातें। बहरहाल ये कोशिशें दोनों जानिब से हो रही हैं। इसके साथ ही हम ब्रेक की जानिब बढ़े। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कि सर्दी की सख्ती सैलाब मुतासरीन पर कैसी गुजर रही है। वेलकम बैक नाज़रीन, सियासी रहनुमाओं को इक़्तिदार के खेल से फुर्सत मिले तो वो ये सोचें और देखें कि सैलाब मुतासरीन पर सर्दियों की सख्त दिन रात कैसे गुजर रहे हैं। सूरत हाल कुछ यूं है कि आलमी इदारों की सैलाब मुतासरीन से मुतल्लिक रिपोर्ट ने बड़े ख़तरात की निशानदही की है। लाखों मुतासरीन शदीद सर्दी में शब व रोज़ गुजार रहे हैं। सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात का अजाला ना किया गया तो इंसानी अलमिया रूनुमा हो सकता है, और बर वक्त इक़दामात ना होने की सूरत में 1 करोड़ 21 लाख अफराद गुर्बत का शिकार हो सकते हैं। इसके साथ ग़िज़ाई किल्लत का सामना करने वाले अफराद की तादाद 70 लाख से बढ़कर 1 करोड़ 40 लाख तक पहुंच सकती है। सादर रसूल साहब, अब हुकूमत होश के नाखुन लेगी या नहीं, और अगर हुकूमत ने वाकई कोई जिम्मेदारी दिखाई होती तो सिचुएशन इस तरह से होती, रिपोर्ट्स इस तरह से सामने आ रही होती? देखिए, अब तकरीबन ये वाली बात तो हम इसमें क्या ही मज़ीद बहस करें कि हुकूमत इसमें कुछ करेगी या नहीं करेगी। हमने देखा कि पाकिस्तान की तारीख़ में ख़ास तौर पे पिछले 20 साल के अंदर जब भी कोई इस तरह का अलमिया आया, ख्वाह वो 2005 के अक्टूबर का ज़लज़ला हो, या 2010 के सैलाब हों, या ये वाले सैलाब हों, या कोविड हो, तो लोग और पाकिस्तान की आवाम अपनी मदद आप से एक दूसरे की हेल्प भी करते रहे, एक दूसरे को सेफ़ जगह पे भी पहुंचाते रहे, एक दूसरे की दीगर चीज़ों के अंदर भी कुछ मदद करते रहे।
इस वक्त भी मेरा ख्याल है हुकूमत से ज़्यादा, हुकूमत तो तोड़ जोड़ के अपने मामलात और ख़रीदो फ़रोख्त, ज़मीनों के ख़रीदो फ़रोख्त में ज़्यादा दिखाई नज़र आती है। हुकूमत से ज़्यादा तमाम सुनने वालों की, पाकिस्तान के तमाम लोगों की ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जहाँ पे हमारी गवर्नमेंट पूरा नहीं कर सकती और नहीं ही कर सकेगी जिस तरह की परफॉर्मेंस उनकी नज़र आ रही है, तो हम अपने मुल्क के बरादर शहरियों के लिए अपनी अपनी सतह पे इस बारे में कुछ करें। बहुत कुछ पाकिस्तान के लोगों ने ऑलरेडी इन लवाहिकीन के लिए किया। हुकूमत तो क्या करेगी नहीं करेगी, हमें अपने अपनी जगह पे करना चाहिए। जो दूसरी इसके अंदर ज़रूरी बात है वो आपने बस मैं एक जुमला कहूँ कि आपने अभी बताया अपने इंट्रोडक्शन के अंदर कि आलमी रिपोर्ट ने भी कहा है कि ये इस तरह इतना ज़्यादा डैमेज होगा। मुझे बड़ा अफसोस होता है जब हम ये सुनते हैं कि पाकिस्तान की सैलाब ज़दगान के ऊपर आलमी रिपोर्ट ने क्या कहा है। भाई पाकिस्तान के सैलाब ज़दगान के ऊपर पाकिस्तान की रिपोर्ट ने क्या कहा है, हमारी गवर्नमेंट की रिपोर्ट उसके ऊपर क्या कहती है, कितने बंदे हैं, कहाँ हैं, क्या प्लान है, क्या कर लिया है, आगे क्या करेंगे। हम क्यों एमनेस्टी इंटरनेशनल या यूएनओडीसी या यूएन या हम उनकी रिपोर्ट पे बेस करके अपने लोगों की खिदमत क्यों कर रहे हैं? वो लोग अपनी रिपोर्टें खुद पब्लिश करते हैं जी, लेकिन वो इंटरनेशनल एजेंसीज के साथ जॉइंट रिपोर्ट करने की क्या जरूरत है? आपने गवर्नमेंटल लेवल के ऊपर क्या प्लान कंस्ट्रक्ट किया है, उसके अंदर से क्या क्या इंप्लीमेंट हुआ है? हर दफा जब हम ये सुनते हैं कि एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कह दिया कि पाकिस्तान के अंदर ये हो गया है, या यूएनओडीसी ने कह दिया कि ये हो गया है, यूएसएड ने कह दिया कि ये हो गया है, तो मुझे हैरत होती है कि हमारे अपने इतने अरबों रुपए की हम तनख्वाहें देते हैं, हमारे अपने महकमे इसके बारे में क्या कहते हैं, जरा उस बारे में भी अगर हम जान लें तो ज्यादा मुनासिब है। ठीक है हसन, आपकी जानिब आते हैं। सैलाब के दिनों में आपने फील्ड रिपोर्टिंग भी की, सैलाब ज़दा इलाकों में गए, वहाँ की सूरत हाल जो है वो हमें दिखाई, आवाम को दिखाई। तब की सूरत हाल में और अब की सूरत हाल में आपको कोई फ़र्क नज़र आ रहा है? क्योंकि रिपोर्ट्स तो ऐसी आ रही हैं और ख़बरें आ रही हैं कि उन इलाकों में पानी अब भी मौजूद है, वबाई अमराज अब भी फैल रहे हैं और शदीद परेशानी और मुश्किलात से दो चार हैं ये सैलाब ज़दगान। देखिए वो कहते हैं ना, जिनसे उम्मीद करम थी वो सितमगढ़ निकले, हम जिन्हें फूल समझते थे वो पत्थर निकले। अवाम जिनको फूल समझती थी वो पत्थर निकले। अवाम बेयारो मददगार आसमान के थले ठंडी सर्दी में ठटक रहे हैं। मजाल है कि कोई हुक्मरान उनका सोचता हो। और ख़ास तौर पे सिंध के जो हालात हैं वो अगर मैं आपको बताऊं, मेरे पास एक रिपोर्ट भी मौजूद है सादसूद साहब, जिसकी आप ये बात कर रहे थे कि हुक्मरान क्या रिपोर्ट क्या कहती है। ये जो रिपोर्ट्स मेरे पास है ये मैं आपको भी भेजता हूं, आप पढ़ेंगे तो आप जो है वो रिपोर्ट पढ़ते साथ ही आप रोने लग जाएंगे कि अवाम ने, हुक्मरानों ने अवाम के साथ किया क्या है, जख्म पर नमक किस तरह जो है वो फेंका है। सिंध में लाड़काना के कमिश्नर ने लिखा है कि हुकूमत ने रिलीफ देना बंद कर दिया है, हमारे पास पैसे नहीं है कि हम इनको रिलीफ दे सकें। मैं आपको कुछ डिटेल देना चाहता हूं। सिंध में 40% तक अभी भी पानी नहीं निकले। कमिश्नर ने कहा है, कमिश्नर लाड़काना ने रिपोर्ट दी है और ये मेरे पास जो है वो लाड़काना की जो है सर्किट कोर्ट की ऑर्डर है जिसमें भी मेंशन किया गया है। कमिश्नर लाड़काना ने जो है वो, लाड़काना आपको पता है बहुत एक मुअज़्ज़िज़ जगह कहलाई जाती है सिंधियों के लिए, लेकिन वहां के ये हालात है। आप ये देखें सिंध में 40% तक पानी अभी तक नहीं निकल सका। सिंध हुकूमत ने कहा था कि हम 1 दिसंबर तक तमाम पानी क्लियर कर देंगे, फिर टाइम दिया 25 दिसंबर तक। आज 25 दिसंबर है। हमारे इख्तियार खोखर साहब जो हमारे नुमाइंदे हैं वो वहां पर जो है लम्हा व लम्हा रिपोर्टिंग करते रहे कामरान खान साहब के शो में। वो आप उठा के देख लें कि वो क्या वहां पर मंजर कशी कर रहे हैं, ग्राउंड पर मौजूद है। मैं खुद ग्राउंड पर जाके देख चुका हूं सिंध में, जनूबी पंजाब में, और अभी भी जनूबी पंजाब में। पंजाब की बात सुन लें, ये दावे करते हैं कि हमने 12 अरब रुपए रखे हैं, अभी भी अवाम को पैसे नहीं पहुंचे और कहा जा रहा है कि रिलीज किए जा रहे हैं। यहाँ पर पंजाब के भी बुरे हालात दिखाई देते हैं। हसन माजत आपको कट किया, ये मैराथन्स की बात कर रहे हैं जो इमरान खान साहब ने मैराथन्स करके वो पैसा इकट्ठा किया था सैलाब मुतासरीन के लिए, वो पहुंचा दिए अवाम तक या वो भी नहीं पहुंचाया? ये तो फिर साद रसूल साहब से पूछेंगे वो पैसे कहाँ पहुंचे हैं, क्योंकि हुकूमत के पास होते। मैं तो बात कर रहा हूँ वक्त हुकूमत जो वक्त के हुक्मरान है, हुक्मरानों की। अच्छा, मुझे खैर कोई पता नहीं कि इमरान खान साहब के पैसे किधर हैं, लेकिन मैं
लेकिन मैं जरदारी गुजारिश साहब करूं- सिंध को छोड़कर अवाम को बेजारो मददगार छोड़कर पंजाब में आके सियासत करने पर तुल पड़े हैं। वहां पर क्या देख लें आप, ये क्यों देखें नहीं? लाड़काना, दादू, जमीन की खरीदो फरोख्त उसके पंजाब बाद की नवाब के शाह, संग में होनी है। बेनजीराबाद, किधर जरूरत है जरदारी साहब की? वहां पे फिर घोटकी के इलाके डूब चुके हुए हैं, रास्ते बंद है, पानी नहीं निकल पा रहा। क्यों? वहां पर जो पानी निकलने के रास्ते हैं, देखिए, वो रिपोर्ट्स ये बताती हैं वो रास्ते निकल पर कब्जे किए जा चुके, सड़कें बना दी गई सरकार ने, ठीक है हसन। पानी निकलेगा देखिए, तो हालात ठीक है। बेहतर होंगे। सादर सुल्तान माजर, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। बहरहाल ये सियासतदानों के हालात हैं कि किस तरह से इक्तदार के नशे में चूर, इक्तदार की कुर्सी के लिए तो लड़ाइयाँ लड़ी जा रही हैं, लेकिन जिनके नाम पर आप वोट लेकर आते हैं वो किस हाल में, इसकी किसी को कोई फिक्र नहीं। इसके साथ ही प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी अल्लाह के बाद।